बात बच्चों, आज हम कक्षा 7 का भूगोल विषय का पाठ 4 वायु का पहला प्रकरण वायुमंडल का संगठन, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा बच्चों कि आप ही की पुस्तक का पहला पाठ पर्यावरण हमने पढ़ा था और हमने इसमें पढ़ा पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पहला घटक हमने पढ़ा था प्राकृतिक घटक, दूसरा हमने पढ़ा मानव और तीसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, तो ये तीनों घटक आपस में संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसका हमने पहला जो घटक था प्राकृतिक, उसमें देखा कि कौन कौन से तत्व शामिल थे, जैसे जल, वायु, स्थल और सजीव, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सभी प्राणी इसके अंदर सम्मिलित थे। तो ये आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इसी का ही एक तत्व वायु या वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 4 शुरू, वायु। तो देखो इसमें क्या बताया है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। तो ये देखो कि हमारी पृथ्वी जो है वो चारों ओर से वायु की एक घनी चादर या मोटी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। तो देखो मैं आपको एक सबसे पहले यहाँ एक चित्र दिखा देती हूँ वायुमंडल का, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि ये मोटी चादर कौन सी है, जिसे भी हमने देखा। तो ये देखो कि यहाँ पर ये हमारी यहाँ नीचे पृथ्वी है और इसके बाद इस तरह से ये कई परतें हैं और काफ़ी मोटी चादर है, और इस सारी परत को क्या कहते हैं, हम वायुमंडल कहते हैं। और इसकी इस परतों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम वायुमंडल के बारे में समझ लेते हैं कि वायुमंडल क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, क्योंकि हमें पता है अगर हवा नहीं होगी, वायु नहीं होगी तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं। तो हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है और ये वायु हमें वायुमंडल से ही मिलती है। और इसके साथ साथ ये वायुमंडल क्या करता है कि ये सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, यानी सूर्य की आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उसको भी ये कम करता है। यदि सुरक्षा की यह मोटी चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। देखो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये मोटी चादर ना हो वायुमंडल की, तो दिन के समय सूर्य की गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस गर्मी से हम जल सकते हैं, और रात को इतनी ठंड हो जाएगी कि हमारी क्या है, आइसक्रीम बन जाएगी, यानी एक तरह से इतनी ठंड होगी कि हम जम भी सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया हुआ है। वरना क्या होगा, पृथ्वी पर या तो इतनी अधिक ठंड हो जाएगी कि हम जम जाएंगे, या इतनी अधिक गर्मी हो जाएगी कि हम जल सकते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी को रहने लायक सही तापमान में संतुलन किसने बना रखा है, इस वायुमंडल की मोटी चादर ने। तो इसके बाद देखो कि ये वायुमंडल किस किस चीज़ों से बना हुआ है, इसमें क्या क्या है, तो हम पढ़ेंगे आज वायुमंडल का सबसे पहले संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। देखो आपने कभी देखा होगा कि उसमें कौन कौन सी गैसें हैं वायु में, है ना। आपने सुना होगा कि मानो कोई व्यक्ति बीमार है ना, और वो अस्पताल में भर्ती है, तो आपने अड़ोस पड़ोस से, अपने बड़ों के मुंह से, किसी से भी ये सुना होगा कि उसे ऑक्सीजन लगाई है, उसे ऑक्सीजन चढ़ाई है ना। तो यानी कि क्यों, उस व्यक्ति को सांस नहीं आ रहा था और डॉक्टर ने उसे क्या है, कृत्रिम ऑक्सीजन गैस लगाई है। यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है।
और इसी से हम सांस ले सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सी गैसें होती है वायुमंडल में। तो वो कौन कौन सी गैसें हैं, किन गैसों के मिश्रण से ये वायु बनती है, तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कि वायुमंडल के अंदर या वायु में दो मुख्य गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहली है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। ये ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन है, ये कम मात्रा में पाई जाती हैं। यानी इन दो गैसों के अलावा भी कुछ और गैसें हैं, लेकिन वो कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके इन गैसों के अलावा और क्या क्या होता है इस वायुमंडल में। तो इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो ये देखो, यहाँ आपको चित्र 4.1 में वृत्त आरेख दिया गया है। यानी वृत्त आरेख मतलब ये एक वृत्त जैसा चित्र तो ये दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों को प्रदर्शित किया गया है या उसके प्रतिशत भी बताए गए हैं। तो ये देखो, सबसे पहले कि कौन सी गैस आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्रतिशत देखो आप। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत हैं 78%। कौन सी गैस के? नाइट्रोजन के। तो ये जो सफ़ेद रंग का इतना सर्कल दिख रहा है, ये नाइट्रोजन गैस का दिखाया गया है। कितनी? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत? 78%। उसके बाद दूसरी गैस देखो कि सर्वाधिक दूसरी गैस कौन सी है। तो इसमें उसके बाद है दूसरी सर्वाधिक गैस है ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत है वो? 21% है। इसके बाद आर्गन 0.93% है। इसके बाद है 0.03, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा भी और कई गैसें हैं, वो बाकी सब मिलाकर 0.04% है। तो इस तरह से ये वायुमंडल का जो संगठन है, इसमें कई गैसों से मिलकर ये बना होता है। इसके बाद देखो आप आगे कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी साथ में ले जाते हैं, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। अब हमने यही सुना है, यही पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं सांस लेते समय और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, तो क्या हम साथ में नाइट्रोजन भी तो लेंगे ही। तो इसीलिए सांस लेते हैं जब हम, हमारे फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी हम साथ ले जाते हैं और फिर उसे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो इस वायु से सीधी नाइट्रोजन नहीं ले सकते, है ना। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, तो जैसे मिट्टी और कुछ पौधों की जड़ों में जो जीवाणु रहते हैं, वो वायु से इस नाइट्रोजन को ले लेते हैं और इसका रूप बदल देते हैं। यानी जो पौधे की जड़ों में जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं और मिट्टी है, वो इस नाइट्रोजन को तो सीधा ले लेते हैं और उसका रूप बदल देते हैं, और फिर इससे पौधे क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखो कि नाइट्रोजन के बाद वायु में कौन सी दूसरी गैस सर्वाधिक थी? ऑक्सीजन। कितनी थी? 21%। तो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसको ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है वो समान बनी रहती है। यदि हम वृक्षों को काटते हैं तो क्या होगा, ये संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो देखो कि क्या है कि हम जो पशु हैं, मनुष्य हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि इस वायु से ऑक्सीजन को सीधा ही प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इस ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से वायु के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बनी रहती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इस वायु में ऑक्सीजन नहीं होगी, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि वृक्षों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और उसे ऑक्सीजन नहीं है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या, एक संतुलन बना हुआ है, और अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो ये संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद देखो आगे
कि ऑक्सीजन के बाद दो गैसें पढ़ी हमने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या नाम है इस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि हरे पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं, और हम कौन सी छोड़ते हैं बदले में गैस? तो हम जो हमारी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम उत्सर्जन करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो मनुष्यों और पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, और जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। तो देखो, एक तो हम भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, मनुष्य और पशु भी, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? हम कोयला जलाते हैं, खनिज तेल है, आग और भी कई प्रकार के ईंधन हैं, इनको हम जलाते हैं। और इन ईंधनों को जलाने से क्या होता है कि इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो अब सोचो कि इस वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने से क्या होता है कि वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाती है, और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि पृथ्वी पर मौसम और जलवायु है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन क्या करता है? पृथ्वी पर मौसम को और जलवायु को प्रभावित करता है। तो देखो इसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, और इसे ही ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो देखो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है, इसके बारे में अभी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और तापमान में जब बढ़ोतरी होती है तो इससे क्या होता है? तो इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है, और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो क्या होगा? समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, और जिससे द्वीपीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, यानी समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं, जो देश हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। और अगर इसी तरह से ये ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहती है तो लंबे समय में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, और जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु हैं उनकी प्रजातियां भी लुप्त हो सकती है। तो देखो इन सारी चीज़ पूरे ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए हम एक ये पहले ये चित्र दे रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। कि देखो सबसे पहले तो ये कि आपने ये कई बार पढ़ा है सौर परिवार, कि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर आती है ना। और ये वायुमंडल की हमने अभी पढ़ा था मोटी चादर, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये पृथ्वी के चारों ओर है, तो सूर्य की किरणें इस वायुमंडल की मोटी चादर को पार करती हुई नीचे पृथ्वी तक आती है ना। तो देखो यहाँ मैंने इस चित्र में भी आपको समझाया हुआ है चित्र बनाकर, कि ये देखो यहाँ पर चित्र नंबर 2 में देखो कि यहाँ पर सूर्य, इसकी किरणें यहाँ से ऐसे पृथ्वी पर आती है, और जब ये पृथ्वी पर आती है तो ये पृथ्वी से टकराकर कुछ किरणें वापस भी जाती हैं, और कुछ किरणें क्या है ऐसे आती हैं और इन बादलों से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो इसी चीज़ को हमने इस नीचे चित्र में देखा है कि ये देखो कैसे कि ये वायुमंडल है, ये नीचे पृथ्वी मानो इसका तल है पृथ्वी का, और ये वायुमंडल की परतें हैं। कुछ वायुमंडल की ये नीचे वाली परतें हैं, जैसे ये वायुमंडल की हमने नीचे यहाँ परतें देखी हैं, वो परतें हैं।
और यहाँ पर ये बादल, कुछ बादल यहाँ हैं। तो यहाँ से क्या है कि सूर्य की किरणें नीचे आ रही है पृथ्वी तल पर, कुछ किरणें तो सीधी चली गई और कुछ किरणें क्या है ऐसे आई और वापस जाते समय बादलों से टकराकर फिर वापस नीचे आ गई, है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे क्या होगा कि ये सूर्य की किरणें वापस नीचे की नीचे ही रह गई पृथ्वी तल पर और इससे तापमान में वृद्धि होती है और इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो देखो कि वायुमंडल में क्या है, वायु भी होती है, धूलकण भी हैं, जल वाष्प भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी को ही हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि परिभाषा कैसे होती है इसकी ग्रीन हाउस प्रभाव की, कि पृथ्वी के वायुमंडल की जब निचली परतें बादलों से टकराकर दोबारा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, तो इस गर्म करने की क्रिया को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अब इसके बाद ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में या ग्रीन हाउस में गैसें कौन कौन सी होती है। तो देखो कि इसमें ओजोन गैस होती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। तो ये इतनी चीज़ें होती है। तो यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि तापमान में वृद्धि, कि पृथ्वी के ऊपर जो तापमान है या पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि होना ही ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और पृथ्वी का औसत तापमान होता है 14 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि अगर पृथ्वी पर ये तापमान में वृद्धि होती है तो इसके कारण क्या है, ग्लेशियर पिघलेंगे, यानी कि जो सबसे ठंडे प्रदेश हैं और जहाँ बर्फ़ जमी हुई होती है वो पिघलती है। और इसके पिघलने से क्या होगा, जब बर्फ़ ये पिघलेगी पहाड़ों की तो वो पानी कहाँ जाता है, समुद्र में तो जाता है। और समुद्र में क्या होगा, समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ जाएगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से उसके आसपास के तटीय क्षेत्रों में जितने भी देश हैं या कोई भी द्वीपीय देश है वहाँ बाढ़ आ जाएगी। और अगर इसी तरह से धीरे धीरे ये ग्लोबल वार्मिंग होती रही या ये भूमंडलीय तापन ये बढ़ता रहा तो धीरे धीरे क्या है कि पूरी की पूरी पृथ्वी है वो डूब जाएगी। और इससे क्या है, मनुष्य जीवन है, पशुओं का जीवन है, पेड़ पौधे हैं, इस तरह से पृथ्वी पे से पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने देखो इस पाठ में पढ़ा कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और वायुमंडल की अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, वो है नाइट्रोजन, और दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। इसके अलावा हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक महत्वपूर्ण गैस है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो क्या है, पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाएगी और हम रात के समय ठंडी होने पर हम जम भी सकते हैं। और अगर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी इसके कारण क्या है, गर्म हो सकती है और हम जो सूर्य की गर्मी के कारण हम जल भी सकते हैं। तो इसीलिए इस पृथ्वी पर इस वायुमंडल का जो गैसों का औसत है वो बनाए रखना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, कि वायुमंडल की जो मोटी चादर हमने पढ़ी जिसे हम वायुमंडल कहते हैं उसमें कौन कौन सी परतें हैं उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।